Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका पूरा नाम है और इन्होंने हुकूमत की है 1556 से लेके 1605 तक। इंट्रोडक्शन। थर्ड मुग़ल एम्परर, ये तीसरे मुग़ल शहनशाह थे और इनको अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है। His rule marked the expansion and consolidation of the Mughal Empire in India under his leadership. इनका दौर हिंदुस्तान का खुशहाल और अमन और पुरसकून दौर कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा टीन एज में मतलब कि 13 साल की उम्र में, छोटी सी उम्र थी इनकी जब ये हिंदुस्तान के बादशाह बन गए थे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अर्ली लाइफ एंड एसेंशन। देखिए 13 साल की उम्र में कोई एक पूरी की पूरी स्टेट का मालिक बन जाए, शहनशाह बन जाए, बादशाह बन जाए, तो जाहिर बात है चैलेंजेस तो होंगे, क्योंकि आजकल 13 साल का जो बच्चा होता है उसको वाकई बच्चा कंसिडर करते हैं, कहते हैं कि ये बच्चा है। ठीक है, तो अच्छा जी, पाकिस्तान के शहर उमरकोट सिंध में आज से तकरीबन कोई 5 सेंचुरीज बिफोर हिंदुस्तान के अजीम शहनशाह अकबर पैदा हुए। ठीक है, और जब ये पैदा हुए तब इनके जो वालिद थे, इनके वालिद कौन से, जल्दी से रिकॉल करें, क्योंकि अगर आप सीरीज़ में भी देख रहे हैं मुग़ल एम्पायर पर तो आपको पता होगा कि इनके वालिद का नाम था हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं जो से थे उनसे तख्त ले लिया था। किसने ले लिया था? शेर शाह सूरी ने उनके हाथों से तख्त ले लिया था और वो दर बदर इधर उधर फिर रहे थे। ठीक है, इवन कि जब जलालुद्दीन अकबर पैदा हुए हैं तब इनके वालिद के पास इतने पैसे नहीं थे कि मिठाई का एक डब्बा ही लाकर किसी को खिला सकें। ठीक है, तो हुआ क्या जी, अकबर पैदा हुए हैं तो अकबर को उनके वालिद ने उनके चचा कामरान मिर्ज़ा, जो कि सुतेले भाई थे किसके जी, हुमायूं के, उनके हवाले कर दिया। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर बात है जब हमने हुमायूं का पूरा टेन्योर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि कामरान मिर्ज़ा ने कितना तंग किया था हुमायूं को और किस तरह प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने बेटे को कामरान मिर्ज़ा के हवाले कर दिया। ज़ाहिर बात है अब उनके हवाले किए है तो वहाँ पर बहुत से प्रॉब्लम्स, इवन कि इनकी जान को भी ख़तरा था। कैसे? क्योंकि जो कामरान मिर्ज़ा थे वो किसी भी टाइम कुछ भी हो सकते थे, मतलब कभी वो हुमायूं के साथ हो जाते थे, कभी वो उसके अगेंस्ट हो जाते थे। ठीक है, कामरान मिर्ज़ा वॉज वेरी पावरफुल एट दैट टाइम। तो उस वक़्त क्या हुआ जी, ख़बर मिली हुमायूं की कि भाई जो जलालुद्दीन अकबर हैं उनकी जान को ख़तरा है और उनको आप कामरान मिर्ज़ा से वापस लेने आए। तो जब वापस लेने गए तो कामरान मिर्ज़ा ने उनके बेटे को रस्सियों से बांध के आग इर्द गिर्द लगाई हुई थी। ठीक है, मतलब कि ये शो करने की कोशिश करते कि अगर आपने अटैक किया, ठीक है, तो हम इसको आग में फेंक देंगे। लेकिन उसके बावजूद हुमायूं ने अटैक किया, अपने बेटे को बचाया और वापस अपने साथ ले गए। ठीक है, थोड़ी इनकी एजुकेशन की बात करें तो आज सच इनको पढ़ने लिखने का कोई शौक़ नहीं था। किसको? जलालुद्दीन अकबर को। हाँ, लेकिन इनको अपनी ताकत दिखाने का बहुत शौक़ था, क्योंकि इन्होंने शुरू से अपने ख़ानदान में बस यही चीज़ें देखी थी, इसलिए इनको लगता था कि पावर के थ्रू कुछ भी अटेन किया जा सकता है। ठीक है, ये होगी बात कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि 13 साल की उम्र में अब इनको बादशाह क्यों बनाया गया, क्योंकि जैसे ही इनके वालिद हुमायूं की डेथ हुई है तो उस वक़्त इनकी उम्र 13 साल थी और ज़ाहिर बात है अब हुमायूं के बाद उनके बेटे ही बनेंगे ना। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपने बहुत ध्यान से सुननी है। देखिए ये वो टाइम है जो बहुत टफ़ टाइम है किसके लिए? अकबर के लिए, क्योंकि हुमायूं पास्ट अवे, हुमायूं की डेथ हो चुकी है और स्टिल एम्पायर जो सी है वो इतनी स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि अकबर की उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 13 साल है। तो जैसे ही हुमायूं की डेथ होती है तो हुमायूं की डेथ की न्यूज़ को छुपा लिया जाता है। क्यों छुपा लिया जाता है? क्योंकि जब छोटा सा एक बच्चा है 13 साल का, उसके हाथ में हुकूमत लगनी है तो बहुत सी बगावतें उठेंगी। याद रहे जब हुमायूं की डेथ हुई है तो अकबर हुमायूं के साथ नहीं था, अकबर शहर से बाहर गया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक नई पर्सनैलिटी को इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ, बैरम ख़ान। बैरम ख़ान कौन है? बैरम ख़ान बेसिकली हुमायूं का एक बहुत वफ़ादार साथी था, मतलब था तो मुलाजिम ही लेकिन साथी था, मतलब बहुत इसने साथ दिया था।
जब इसको पता चला है ना हुमायूं की डेथ का, तो ये उस वक़्त अकबर के साथ ही था, शहर से बाहर गया हुआ था। इसने फ़ौरन से कहा कि भाई इस न्यूज़ को यहीं पर छुपा लिया जाए, ठीक है। और बजाय ये कि अकबर को लेकर ये दिल्ली जाता, बल्कि वो जिस भी शहर में था वहीं पर फ़ौरन से एक मीटिंग कंडक्ट की गई, ठीक है। और फ़ौरन से ये ऐलान कर दिया गया कि आज से मुग़ल सल्तनत का जो बादशाह है वो है अकबर, और ख़ुद को उसका वज़ीर मतलब कि गार्डियन बना लिया। जैसे उसके बाद अनाउंस किया कि हुमायूं की डेथ हो गई है, ठीक है। अब जैसे ही हुमायूं की डेथ पूरे की पूरी दिल्ली में फैली है, इंडिया में फैली है, तो सल्तनत में बगावत होना शुरू हो गई है। मतलब कि लोग उठना शुरू हो गए हैं। किसी ने कहा कि भाई ये तो बहुत इमेच्योर है, इससे क्या पता सल्तनत किस तरह चलानी है। किसी ने कहा कि भाई इतना छोटा बच्चा भला सल्तनत चलाता है, ठीक है, हम हुकूमत करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके बाद हुई है जी पानीपत की एक फिर से लड़ाई, जिसका नाम है पानीपत की लड़ाई। इसको मतलब पानीपत 2 कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको पूरी जंग नहीं बताऊंगी, पानीपत 2 की पूरी मतलब जो हिस्ट्री है वो नहीं बताऊंगी, वो अलग से इसके बाद एक वीडियो बना दूंगी, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। चलें, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि पानीपत 2 जोन सी है वो किस किस में हुई थी, कौन एक दूसरे के ऑपोजिट थे। एक जी अकबर और दूसरा हीमू, इन दोनों के दरमियान में ये लड़ाई हुई थी। और इसमें जो बैरम खान था उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से ये जंग अकबर ने जीत ली थी। और ये जंग जीतने की वजह से अकबर के हाथ में आगरा, ठीक है, और पूरा का पूरा जो दिल्ली है, ठीक है, वो उसके हाथ में आ गया था। वेल, अब ये टाइम था जब हिंदुस्तान में अमन ईमान का एक माहौल कायम हो चुका था, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सियासत का एक असूल है कि हुकूमत की जंग कभी भी ख़त्म नहीं होती है। अब हुआ क्या, जो बैरम खान था, जो कि बेसिकली गार्डियन था अकबर का, और जिसको प्यार से अकबर बाबा कहता था, क्योंकि उसको लगता था कि भाई इससे ज़्यादा मेरे साथ मुखलिस कोई हो नहीं सकता। और बहुत छोटी उम्र में बैरम खान ने अकबर को अपने कंट्रोल में ले लिया था। देखिए, बैरम खान जो था उसको पता था कि जो अकबर है वो कम उम्र है और एज सच उस तरह हुकूमत को नहीं चला सकता, इसलिए जितने भी फैसले होते थे, ठीक है, वो अकबर को अपने बगैर नहीं करने देता था, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो अकबर था ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ नाम का बादशाह था, और पूरी की पूरी जो सल्तनत थी वो बैरम खान ही चला रहा था। आहिस्ता 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 देखते देखते क्या हुआ कि जो बैरम खान था ये सल्तनत में अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करना शुरू हो गया। इवन कि अकबर की इजाज़त के बगैर बहुत अहम अहम फ़ैसले करना शुरू हो गया। बहुत से इसके जो दरबारी थे उनको पनिशमेंट्स भी अकबर की इजाज़त के बगैर ही देना शुरू हो गया। तो ये सब चीज़ें अकबर भी देख रहा था, ज़ाहिरी बात है, कोई पागल तो नहीं होता। तो जैसे ही अकबर 17 बरस का हुआ, उसने वो मतलब काफ़ी अर्से से ये चीज़ें नोट कर रहा था कि शायद बैरम खान मुझे यूज़ कर रहा है। उसने क्या किया कि बैरम खान को वज़ीर आज़म के ओहदे से बरतरफ कर दिया। अब जैसे उसको बरतरफ किया, उसको कहा कि भाई जाओ हज परफॉर्म करके आए। जब ये कदम उठाया है अकबर ने, तो बैरम खान को बहुत गुस्सा आया। उसने बगावत का ऐलान कर दिया। लेकिन अकबर ने कुछ ही अरसे में बैरम खान को शिकस्त देकर ये साबित कर दिया कि भाई अब मैं बच्चा नहीं हूँ, अब मैं कम तजर्बेकार नहीं हूँ। और अकबर के जो सिपाही थे वो ज़िंदा बैरम खान को उठाकर और अकबर के सामने ले आए। अब जो बैरम खान था वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, ठीक है, इवन के सर उठाने के काबिल भी नहीं था अकबर के सामने, और वो अकबर के कदमों पर गिर पड़ा। गिर के उसने माफ़ी मांग ली, ठीक है। अकबर ने उसको बहुत इज़्ज़त से उठाया और अपने पास बिठाया और उसे कहा कि भाई ये 50,000 रुपये आप लें और जाएं और दोबारा हज कर कर आएँ, ठीक है। अब वो हज के लिए रवाना हो गया। जैसे ही हज के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उस पर अटैक किए अफ़गानियों ने, उन्होंने हमला किया और फाइनली उसकी क्या हो गई, डेथ, मतलब कि कत्ल कर दिया गया बैरम खान को। अब जब बैरम खान सल्तनत से हट गया है और सिर्फ अकबर पूरी की पूरी सल्तनत को लीड कर रहा है, उसने 9 ऐसे पर्सन सेलेक्ट किए, बहुत चुन चुन कर, आलिम फाजिल जोन से हैं, बहुत काबिल लोग उसने सेलेक्ट किए। 9 कितने, 9, मतलब एक टीम उसने उनसे वो बना ली। अच्छा, अब क्या हुआ, आप अच्छा, ये जो 9 लोग हैं ना अकबर की टीम के, इनको 9 रत्न भी कहते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि अकबर था तो मुसलमान, लेकिन इसके इन 9 रत्नों में 3 हिंदू लीडर्स भी थे,
ठीक है। और अच्छा यहाँ पर रहने दें, उसके बाद आगे चलते हैं। अब मेजर अचीवमेंट्स की तरफ आते हैं। कौन कौन सी मेजर अचीवमेंट्स की हैं जी? मिलिट्री एक्सपेंशन उसने की है। अकबर सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड द मुगल एम्पायर टेरिटरी ब्रिंगिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब कि मुख्तलिफ जंगें अकबर जो सा था वो की जा रहा था, ठीक है, और बहुत सा एरिया जो सा हिंदुस्तान का वो और अपनी सल्तनत में ऐड की जा रहा था। उसकी जो मिलिट्री थी, ठीक है, मतलब कि उसको एक्सपेंड किया जा रहा था, और इवन के बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट भी अकबर ने ओपन किए जो कि असलहा तैयार करते थे। तो उसकी मिलिट्री पावर जो उनसे थी ना मुग़लों की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस की बात करें तो अकबर ने एक मनासबदरी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। इसके तहत क्या था कि गवर्नमेंट की मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशल्स उनको मतलब कि एक नए तरीके से वो लेकर चल रहा था। हर ऑफिशियल, हर जो पर्सन था जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में था, उसकी मिलिट्री में था, उनको रैंक मतलब दर्जे देती कि जैसे कि आजकल दर्जे दिए जाते हैं ना कि इसका ये वाला रैंक है, इसका ये रैंक है, फिर बढ़ जाएगा, फिर कम, इस तरह। तो उसके अकॉर्डिंगली उनकी ड्यूटीज़ प्लस उनकी पे जो सी है वो डिसाइड कर ली गई कि भाई इनकी इतनी इतनी पे होगी। देन कल्चरल इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो अकबर मेड एफर्ट्स टू यूनाइट डाइवर्स कल्चर विद इन द एम्पायर। इसने कल्चर में बहुत ज़्यादा काम किया। वन ऑफ द नोटेबल अप्रोचेस वाज मैरिंग हिंदू प्रिंसेस। इसने एक हिंदू प्रिंसेस से शादी की, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली मुख्तलिफ कम्युनिटीज़, मुख्तलिफ रिलीजियस कम्युनिटीज़ में यूनिटी कायम करने की कोशिश करना चाहता था। मैं आपको भी बताती हूँ आगे। दिस वॉज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर स्ट्रेटजी टू क्रिएट हार्मनी एंड यूनिटी इन दिस एम्पायर। उसको लगता था कि भाई अगर मुख्तलिफ रिलीजन्स जोन से हैं, अगर उनके साथ मिल के चला जाए तो आपकी जो एम्पायर है उसमें लड़ाई नहीं होती है, बहुत पुरसकून एक्सेट्रा, ये सब कुछ। अच्छा, रिलीजियस पॉलिसीज़ पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, अब ये वो टाइम आ चुका है अकबर के दौर का कि जब अकबर ने बहुत से जो इनके मतलब कि जो अकबर की सल्तनत के जो उल्मा थे उनके साथ थोड़े क्लैशेस चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा और आप लोगों को बता दूं कि मतलब कि जो एग्रीकल्चर लैंड थी, ठीक है, उन पर एक टैक्स का बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का निज़ाम अकबर ने इंट्रोड्यूस करवाया। किसानों पर, फार्मर्स पर जो गैर ज़रूरी टैक्स था उसको ख़त्म करवा दिया। और इसके अलावा जो सरकारी अफसर थे, ऑफिशियल्स थे, ठीक है, उनकी जो करप्शन थी उसको भी ख़त्म करवाया। और इतना एक जब एग्रीकल्चर का इतना बेस्ट निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया कि उससे जो ज़रूरी पैदावार थी वो बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा हुआ। इसके अलावा अकबर ने तकरीबन हर फील्ड में ही डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बनाए, जैसे कि शराब पर उसने पाबंदी लगा दी, जिस्म फरोशी पर पाबंदी लगा दी, बच्चों की शादियों पर उसने पाबंदी लगा दी। और इसके अलावा इसने अपनी सल्तनत में मर्दमशुमारी भी कराई। तो अकबर अब क्या कर रहा था कि मोस्टली ख़ुद ही अपनी मर्ज़ी के जो रूल्स लॉज वगैरह थे वो नाफिज करता जा रहा था। मतलब देखो, एक टीम थी ना, उल्मा भी थे बीच में, सब थे। तो यहाँ पर जो उल्मा थे वो बहुत तंग हो गए थे, ठीक है, और इसके दरबार के जो उल्मा थे वो इतने ताकतवर हो गए थे कि वो सल्तनत के अमूर में मुदाखलत करने लगे थे। अब जब अकबर ने ये देखा ना कि भाई उल्मा क्यों कर रहे हैं, बस सब कुछ मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करूँगा, तो उसने क्या किया कि अपने 9 रत्नों में से एक शेख मुबारक जो थे उनको कहा कि आप ऐसा करें कि एक हुक्मनामा तैयार करें। और हुक्मनामा तैयार किया, उसमें लिखा गया कि जलीलुल कदर बादशाह इस्लाम की राय को उल्मा की राय पर तरजीह दी जाएगी। मतलब कि फ़र्ज़ करें कि अगर फ़ैसला जो सा है वो बादशाह करेगा, मतलब अकबर करेगा, और दूसरा जो फ़ैसला है उसी किसी इशू से रेलिवेंट अगर उल्मा ने किया है तो उल्मा के फ़ैसले को साइड पे करके बादशाह के फ़ैसले की मानी जाएगी। और उसके बाद अकबर ने कहा कि भाई ये ऑर्डर पास कर दो ताकि सारे जो उल्मा हैं उन तक की बात पहुंच जाए, ठीक है। ये देखकर जारी बात है उल्मा ने कहा कि भाई ठीक है, फिर हम सल्तनत से अलग हो जाते हैं। अब यहाँ वो पॉइंट आया कि जब उल्मा के 2 बड़े बड़े लीडर्स को भी पानी में डुबोकर कत्ल किया गया अकबर के टेन्योर में, तो मज़हब से ज़रा दूर दूर होने लग पड़ा अकबर, और मजहबी जो मसाइल थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग पड़े। इवन कि अकबर जौन सा था वो मतलब मज़हब जौन सा था वो इस हद तक गायब हो गया कि अकबर की पूजा करना शुरू कर दी लोगों ने, क्योंकि लोग अकबर से बहुत मोहब्बत करते थे और उनको लगता था कि
अकबर ने ही सब कुछ देना है, ठीक है। आप यहाँ तक यकीन माने, आपको यकीन नहीं आएगा कि अकबर के पाँव जिस जिस पानी से धोए जाते थे लोग उसको पीते थे एक तबरुक समझकर, और लोग अपने घरों से पानी लेकर आते कि भाई अकबर इसमें ब्लो कर दे, फूंक मार दे तो हमारे घर औलाद हो जाए। फिर जब औलाद होती थी तो अकबर के लिए बहुत से तहाइफ तोहफे वगैरह लोग लेकर आते। तो इस तरह की एक पूरा का पूरा सिनेरियो जो सा था, जो कि एक्चुअली में इस्लाम में नहीं आता, वो क्रिएट हो गया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने रिलीजियस पॉलिसीज़ डिस्कस की हैं। फ़िलासफ़ी ऑफ टॉलरेंस, Akbar policy of Sulh Kul, which means peace to all, was all about religious tolerance. He wanted different religions communities in his empire to live together in peace. This policy was aimed at creating harmony among the diverse group in the Mughal Empire, ensuring that everyone could practice their faith without conflict. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि एक टैक्स लगा हुआ था ना हिंदुओं पर कि भाई ये टैक्स आप लोग पे करोगे फिर आप हमारी सल्तनत में हर चीज़ आपको हर हकूक़ मिलेगा। इसने वो टैक्स भी, वो जजिया जो सा था वो भी हिंदुओं पर ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब इसके जो टेन्योर था उसमें हिंदू बहुत खुश थे। ये जो सुलह कुल है इसमें बेसिकली ये सबको खुश रखना चाहता था। ये कह रहा था कि भाई सारे रिलीजन्स मेरी सल्तनत में मिलकर चलें, यूनिटी कायम करें, सुलह सफाई से चलें, दे लिव टुगेदर इन पीस एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह की इसकी थॉट थी। ये अपने मतलब लोग जब इसकी पूजा करने लग पड़े हैं, इसको मानने लग पड़े हैं, तो अपनी शोहरत में ये इतना आगे चला गया कि इसने एक नया रिलीजन बना दिया, एक नया दीन बना दिया। ठीक है, अब नया रिलीजन क्या था? इन 1582 अकबर टुक अ बिग स्टेप बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही। इस नए रिलीजन को दीन इलाही कहते हैं, और ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने नया रिलीजन इंट्रोड्यूस करवाया था। द रिलीजन ऑफ गॉड, दिस यूनिक रिलीजन बोरोड आइडियाज़ फ्रॉम मेजर रिलीजियस लाइक हिंदुइज्म, Islam. Akbar's idea was to blend the best part of different religions to foster understanding and unity among its people. Deen Ilahi was his way of bringing everyone together under a single inclusive faith that emphasized values like respect and kindness. अब दीन इलाही में है क्या? ये मैंने आपको लास्ट वाली स्लाइड में ऑलरेडी बता दी है कि बेसिकली अकबर चाहता है कि चाहे हिंदू हो, चाहे कोई और मज़हब के लोग हो, चाहे मुसलमान हो, सब बस मिल के रहें। ये बस ये चाहता है कि मेरी जो मतलब चाहता है कि भाई जब सब मिल के रहेंगे तो फिर बगावतें नहीं उठेंगी और मैं ही रूल करता रहूँगा। इस तरह की इसकी कोई थॉट थी। इसने अपनी 9 रत्नों में से मतलब एक को ऑर्डर दिया कि ऐसा करते हैं, एक उल्मा था वो भी, उसको ऑर्डर दिया कि ऐसा करते हैं कि एक ऐसा दीन बनाते हैं, एक ऐसा रिलीजन बनाते हैं कि उसमें मुख्तलिफ रिलीजन से जो जो अच्छी चीज़ें ना उसको उठाकर एक कंपाइल करते हैं और एक रिलीजन बना देते हैं। तो उसने आगे से कहा कि अगर लोग ना माने तो कहता डजेंट मैटर, लोग माने ना हमारे, हमें इस चीज़ से कुछ नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि लोग मिलकर रहें, इकट्ठे रहें, सुलह सफाई से रहें। ठीक है, उसने कहा ठीक है, फिर बन गया जी दीन इलाही। और जब दीन इलाही बने तो कुछ उल्मा ने भी इसको एक्सेप्ट किया। नो डाउट ये जो नया रिलीजन था दीन इलाही, ये इतना फेमस नहीं हुआ था और बहुत से उल्मा को इस पर एतराज़ भी था, लेकिन उसके बावजूद अकबर के लिए मैटर नहीं करता था। देखें जैसे कि अकबर ने अपने दौरे हुकूमत में गाय को ज़िबा करने पर पाबंदी लगाई थी, क्योंकि इस बात पे हिंदुओं को इशू था। तो हिंदू जो उनसे थे वो इसके ज़माने में बहुत खुश थे, मतलब उनको बहुत वर्थ मिली, वैल्यू मिली अकबर के दौर में। और इसलिए आपको पता है कि अकबर ने एक हिंदू लड़की से शादी की। ठीक है, तो उसका इम्पेक्ट तो आना था, इम्पेक्ट पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा क्या किया था जी अकबर ने? यस, इसके अलावा अकबर जौन सा था वो उसके दरबार में जो हिंदू थे उनकी बहुत सी मुदाखलत हो गई थी। ठीक है, तो ये सारा सीन चलता रहा। अब इवन के बहुत से हिंदू ऐसे थे जिसके बारे में अकबर को पता चला कि भाई वो कुछ ऐसे टोटके वगैरह करते हैं कि मौत जोन सी वो नहीं आ सकती एक्सेट्रा। अकबर ने उनसे भी रजू किया, लेकिन उसके बावजूद अकबर अपनी मौत को नहीं रोक सका और 1605 में फाइनली क्या हो जाती है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हो जाती है डेथ। तो ये था जी आज का लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू राइट योर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।